भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां चौथे दिन का खेल खराब रोशनी और बारिश के कारण जल्दी समाप्त हो गया और भारत ने अपनी दूसरी पारी में 10 विकेट खोकर 462 रन बना पाए और न्यूजीलैंड के सामने मात्र 107 रनों का ही लक्ष्य रख पाया। और इसके जवाब में जब कीवीज ओपनर्स टॉम लेथम और डेविन कॉनवे जब बैटिंग करने उतरे तो पहला ही ओवर डाला जा रहा था जसप्रीत बुमराह के द्वारा, और जहां 4 ही गेंद सिर्फ डाला गया और खराब रोशनी ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से और उसके कुछ देर बाद बारिश भी आ गया तो इस खेल को वहीं पे रोक दिया गया, जिसके ऊपर काफी ज्यादा ड्रामा भी हुआ, काफी बहस भी हुई अंपायर्स के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली की, जो कि आगे चलकर इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो जहां तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते आखिरी बॉल पे जब विराट का विकेट गिरा था तो एक काफी बड़ा इंडिया के लिए सेटबैक था, लेकिन जैसे ही चौथे दिन का खेल स्टार्ट हुआ 231 पे 3 विकेट भारत का गिर चुका था, जहां पे सरफराज खान और ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला और वहां से वो खेलते खेलते भारत को 400 रनों के पार भी पहुंचाया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए जबरदस्त 177 रनों की साझेदारी हुई और कहीं ना कहीं कोलकाता के जो वो हिस्टोरिकल मैच था जहां पे राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण के बीच जो वो एक जबरदस्त साझेदारी हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब वो मैच हुआ था और वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी, तो कुछ ऐसा ही उम्मीद किया जा रहा था। और इन दोनों यंगस्टर्स ने काफी अच्छे बैटिंग किए और एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, पॉजिटिव इंटेंट के साथ उन्होंने बैटिंग किया और वो बिल्कुल मतलब पीछे इतने ज्यादा पीछे लगे हुए थे, बट उन्होंने कभी ड्रॉ के लिए या मैच बचाना है ऐसा कभी सोचा ही नहीं। वो रनों के लिए जा रहे थे, वो सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड का ये रन पार करके जितना भी हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जो भी टारगेट सेट कर सकते हैं, तो 4th इनिंग्स में न्यूजीलैंड के लिए कहीं ना कहीं ये तकलीफ बन सकती है। और इसके पहले वीडियो में भी मैंने यही बात किया था कि 4th डे जो होगा, जो चौथा दिन होगा, वो भारत के लिए और दोनों टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट डे रहेगा, क्योंकि ये मूविंग डे है। अगर ये दिन भारत अपने नाम कर लेती है तो न्यूजीलैंड को इतने पहले इनिंग्स में इतने अच्छे भारत को 46 रनों पर ऑल आउट करने के बाद और इतने बड़े रन बनाने के बाद भी न्यूजीलैंड को कहीं ना कहीं ये पछतावा रहता कि इतना कुछ करने के बाद भी ये मैच हमारे हाथों से निकल गया। लेकिन ऐसा हो ही रहा था क्योंकि दिन भर तो ऑलमोस्ट जितने भी बैटिंग इंडिया ने की वो तो डोमिनेट किया। सरफराज खान और ऋषभ पंत ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। सरफराज खान ने 150 रनों की दमदार पारी खेली और उसके बाद वो पवेलियन लौट गए, जिनको कि सिर्फ टीम सऊदी ने आउट किया। टीम सऊदी के बॉल पे वो एजाज पटेल के हाथ में कैच दे बैठे और जहां सरफराज 150 रनों पर आउट हो गए और उसके कुछ देर बाद ही ओवरऑल ने भी पंत को अपना निशाना बनाया। वो नर्वस 90s का शिकार हो गया। इससे पहले भी ऋषभ पंत बहुत बार 90s पे आउट हो गया। अगर वो किसी तरह कन्वर्ट कर लेते हैं 100 में तो आज कम से कम ऋषभ पंत का टेस्ट मैचों में हमको लगता है कि 10-12 शतक तो कम से कम इतने छोटे से करियर में उनका हो ही चुका होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 5-6 बार या उससे ज्यादा ही नर्वस 90s का शिकार हुआ। बट वो मैटर नहीं करता है। इस मैच में वो दोनों जिस अंदाज के साथ बैटिंग किए वो रिजल्ट के लिए जा रहे थे और जो पूरा टीम मैनेजमेंट और जो कप्तान का और जो सारे खिलाड़ियों का सोच था वो साफ दिख रहा था कि वो इस टारगेट को पूरा करके जो भी न्यूजीलैंड का लीड लिए थे पहले इनिंग्स में उसको पार करके और उससे जो भी एक्स्ट्रा ऐड कर सके और 4th इनिंग्स में वो प्रेशर दबाव बनाते न्यूजीलैंड बल्लेबाजों पर, क्योंकि ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि विकेट वैसा स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हो सकती है, खास करके 5th डे में, और भारत के पास अच्छे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। तो सारी चीजें तो अपने प्लान के मुताबिक ही चल रही थी। जिस तरह से ये दोनों बैट्समैनों ने डोमिनेट करके पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग किया वो काबिल तारीफ है और पूरा का पूरा प्रेशर न्यूजीलैंड पर वापस डाल दिया और मैच का पूरा रूप बदल के रख दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि भारत पहला इनिंग्स में 46 रन पे ऑल आउट हो गया था। सेकेंड इनिंग्स में काफी तगड़ी बैटिंग की और सभी बैट्समैन ने अपना योगदान दिया। मतलब जब भी सेकेंड इनिंग्स में भारत ये मैच में बैटिंग करने के लिए उतरी, फ्रॉम द बॉल 1 जो इंटेंट देखा, जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी ऊपर की टॉप ऑर्डर्स के सारे बल्लेबाजों की कि नहीं रिजल्ट के लिए जाना है, चाहे वो रोहित हो, यशस्वी जायसवाल हो, विराट हो, सरफराज हो, ऋषभ पंत हो, जो भी बैट्समैन आए सभी लोगों ने काफी तगड़ा और पॉजिटिव इंटेंट दिखाया। और ऋषभ पंत ने सिर्फ 105 गेंदों पर ही 9 चौके और 5 छक्कों की मदद से 99 रन बना दिए और काफी ज्यादा अनलकी भी रहे क्योंकि 99 में वो आउट हो गए।
इस मैच के 81वां ओवर में जब नई गेंद लिए न्यूजीलैंड ने, जब नई गेंद ली उसके बाद भारत की बल्लेबाजी का क्रम लड़खड़ा गया। उसके बाद भारत 62 रन पर ही 7 विकेट गंवा दिए। इससे पहले टीम का रन रेट भी काफी अच्छा था, 5 की रन रेट से बैटिंग कर रहे थे। हालांकि बीच में एक फेज आया था जब वो संभल के भी खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते गए। जैसे ही सरफराज और ऋषभ पंत पवेलियन की ओर गए, पूरी की पूरी टीम उनके पीछे पीछे तू चल मैं आया वाला हाल हो गया। उम्मीद किया जा रहा था केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और अश्विन मिलके यहाँ से पारी को आगे लेके जाएंगे। अच्छा खासा मतलब कि लीड इंडिया ने ले लिया था। मतलब जितना सरफराज और ऋषभ पंत से जितना हो सकता था उन्होंने उससे ज्यादा, मतलब उन्होंने अपने हालांकि ऋषभ पंत के नीज में थोड़ी बहुत इंजरी भी आ गई थी, जो कि हम सबको तो पता ही है कितने बड़े एक हादसा से वो आए हैं। उसके बाद क्रिकेट स्टार्ट किया, बट फिर भी वो टेस्ट क्रिकेट में भी, रेड बॉल क्रिकेट में भी इतना मैच फिट के साथ उतर गए और अच्छा परफॉर्म किया। बांग्लादेश के खिलाफ भी शतक मारा, आज भी ऑलमोस्ट एक और शतक आ ही गया था। तो उन्होंने इतने सारे, मतलब कि इतने तकलीफ के बाद या जो भी उनकी इंजरी हुई थी उसके बावजूद भी वो जिस इंटेंट के साथ बैटिंग की, मतलब जिस तरह से वो छक्के और चौके लगा रहे थे, बिल्कुल लगा ही नहीं कि मतलब कि ये बंदा इतना कुछ मतलब सफर करके आया है या अभी भी वो इंजरी के साथ खेल रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज ही टीम इंडिया की ऐसी थी कि लग ही रहा था कि रिजल्ट के लिए जा रहे हैं, डू और डाई करना ही है। मतलब ऐसा माइंड सेट ही ऐसा था कि कैप्टन, मैनेजमेंट सबकी ऐसी ही सोच थी कि नहीं भाई यहाँ से जीतना है, ड्रॉ के लिए तुम बिल्कुल सोच भी नहीं रहे। तो ऊपर से ऐसा ही बल्लेबाजी भारत की तरफ से हुआ, सारे बैट्समैन उसी इंटेंट के साथ बैटिंग किए और 5 की रन रेट के साथ भारत ने 400 से ऊपर रन बना भी दिए और न्यूजीलैंड का जो रन था उसको पार करके लीड भी इंडिया ने ले लिया। सरफराज खान और ऋषभ पंत जब तक बैटिंग कर रहे थे तो सारा प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर था। न्यूजीलैंड बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दिए थे इस मैच से, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह से रन आ रहे थे, जिस इंटेंट के साथ वो बैटिंग कर रहे थे, किसी भी बॉलर्स को वो सेटल होने नहीं दे रहे थे। हाँ, जबकि नया बॉल आया उसके बाद इस मैच में मोड़ आया और एक के बाद एक विकेट गिर गई, कहीं ना कहीं पारी इंडिया का लड़खड़ा गया। उससे पहले तक तो इस मैच में इंडिया ही एक तरीके से, मतलब इतने पीछे लगे होने के बावजूद भी ऐसा कमबैक किया। मतलब ये मैच अगर इंडिया कल के दिन अभी बाकी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ये मैच इंडिया जीत भी जाता है या बारिश की वजह से अगर मैच नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ड्रॉ हो जाता तो इंडिया के लिए अच्छा ही रहेगा। लेकिन अभी तक कह ही सकते हैं कि मात्र 107 रनों का लक्ष्य, जो कि अगर न्यूजीलैंड बल्लेबाजों को अगर 30, 35, 40 ओवर भी खेलने मिल जाता तो ये बहुत आराम से इस टारगेट को चेस कर लेंगे। बट कहीं ना कहीं अगर और थोड़े रन ऐड कर देते हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर या जो टेलेंडर्स जो भी कह लें, अगर वो सब मिला जुला के अगर और 50-60 रन ऐड कर लेते, अगर ये टारगेट 160, 70, 180 तक जाता तो ये न्यूजीलैंड के लिए एक मुश्किल टोटल हो सकता था, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती। ऐसा टोटल में ना बहुत ज्यादा जो फोर्थ इनिंग्स में जो टीम बैटिंग करती है ना वो काफी ज्यादा समस्या में आ जाती है, खास करके हमारे सब कॉन्टिनेंट में। जिस तरह से विकेट खेलता है और बैंगलोर का विकेट जिस तरह से 5th डे में उम्मीद किया जा रहा था कि ऐसा ही कुछ करेगा कि हमारा स्पिनर्स यहाँ पे हावी हो जाएंगे और न्यूजीलैंड बल्लेबाजों को 150-200 रन बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। बट अगर कुछ रन और अगर हम ऐड कर पाते बैटिंग की तरफ से तो ये चीज पॉसिबल था, बट ऐसा हुआ नहीं। इंडिया एक के बाद एक विकेट खोते गए और सारे बैट्समैन आउट हो गए और 107 रन का ही लक्ष्य दे पाया। अगर कहीं बॉलर्स कल अगर कुछ कमाल कर गए तो ये एक हिस्टोरिकल मैच हो सकता है इंडिया के लिए, हिस्टोरिकल कमबैक और वहां से मैच जीतना। मतलब कि मतलब क्या ही बोले, मतलब जितनी तारीफ करें इंडिया को उतनी कम होगी। अगर ये मैच इंडिया कल जीत जाता है तो न्यूजीलैंड बल्लेबाज जब बैटिंग करने के लिए उतरे तो पहला ही ओवर फेंका जा रहा था जसप्रीत बुमराह के द्वारा, तो 4 ही गेंद वो डाले थे, जिसके बाद काफी ज्यादा लाइट्स की इशू हुई, लाइट्स वहाँ खराब हुए, वो लाइट मीटर से चेक भी किया अंपायर्स और खेल को वहाँ बंद करवा दिया। तो उनका भी डिसीजन कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि सामने से जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे जिनकी बॉल काफी ज्यादा शार्प होती है और वो उस लाइट में लाल बॉल के साथ और जसप्रीत बुमराह की उस बॉलिंग एक्शन के साथ और उनका जैसा बॉल मतलब कि इन स्विंग आउट स्विंग या जो भी हरकत करती है तो बैट्समैन के लिए दिक्कत हो सकती थी शाम के टाइम में। तो अंपायर का फैसला कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि उन्होंने जैसे ही मैच रुकवाया उसके कुछ देर बाद ही खिलाड़ी जब ड्रेसिंग रूम की तरफ जा ही रहे थे अचानक से बारिश भी स्टार्ट हो गई और काफी तेज बारिश होने लगी उसके बाद से, तो मैच फिर हुआ ही नहीं। 4th डे का स्टंप वहीं पे हो गया। तो इसके बाद भी काफी बवाल हुआ, जब अंपायर्स खेल रुकवा दिए तो और कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली और साथी खिलाड़ी सारे लोग सामने आ गए। खास करके रोहित और विराट तो बिल्कुल भी अंपायर से लड़ पड़े, उनकी काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हो रही थी। उनका ऐसा लग रहा था कि नहीं है और ये शायद
कुछ देर ये मैच चल सकता है। अगर आपको डिसाइड ही करना था कि मैच नहीं करवाना तो 4 बॉल डलवाए क्यों? आप पहले ही 4 बॉल पहले ही डिसाइड कर दी, क्योंकि सडनली तो ऐसा नहीं है कि लाइट अचानक से खराब हो गया। 4 बॉल तो खेल हो गया था, तो नेक्स्ट ओवर शायद स्पिनर्स इंट्रोड्यूस करवा ही देते, अश्विन या कुलदीप यादव कोई भी आ सकते थे अगले ओवर में। इसके वजह से विराट और रोहित भी काफी ज्यादा नाराज थे अंपायर के डिसीजन थे। पूरी टीम सबको नाराज थी, क्योंकि रोहित और विराट और पूरी टीम मैनेजमेंट सारे खिलाड़ी यही चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड इस टफ कंडीशन में बैड लाइट में अगर कुछ ओवर खेलती है तो एक चांसेस है कि 10, 12, 15 रन में अगर 2-3 विकेट अगर न्यूजीलैंड के निकल जाते हैं तो जो 5th जो स्टार्ट होगा ना, तो मोमेंटम इंडिया के साथ रहती और न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर रहता है इस मैच में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अंपायर ने तो खेल बंद करवा दिया और दोनों बैट्समैन क्रीज पे डटे हुए थे। जसप्रीत बुमराह को ओवर भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो कल सफर 5th डे अगर मैच होता है, अगर हालांकि चांसेस है 55% to 60% रेन की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैच होता है तो अगर कुछ हिस्टोरिकल कमबैक इंडिया कर सकती है अपनी बॉलिंग की तरफ से तो हो सकता है। अदरवाइज ये मैच तो न्यूजीलैंड का ही है। मतलब 106 रन 7 रन का टारगेट कुछ भी नहीं उनके लिए। अगर वो चाहे तो आजकल जिस तरीके से पिटाई होती है टेस्ट क्रिकेट में भी, ये रन 20-25 ओवर में भी चेस कर सकते हैं। तो इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा और सारे टीम मैनेजमेंट का और खिलाड़ियों का ये मतलब कि अंपायर से यही अपील थी कि नहीं, मैच हो अभी इसी कंडीशन में हो, इसी सिचुएशन में हो, 2-3 ओवर 4 ओवर 5 ओवर जितना भी होता है, ताकि न्यूजीलैंड बल्लेबाजों को भी थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसी वजह से वो अंपायर से काफी ज्यादा नाराज थे। तो अभी तक तो ये टेस्ट मैच काफी इंटरेस्टिंग सा रहा है, काफी उतार चढ़ाव। भारत बिल्कुल नीचे लगी हुई थी, उसके बाद एक हिस्टोरिकल कमबैक किया, यंगस्टर्स ने ताबड़तोड़ जबरदस्त बल्लेबाजी किया। लेकिन अगर इस मैच में इंडिया कहीं ना कहीं पिछड़ता है तो इसका सबसे बड़ा, अगर किसी के ऊपर ये दोष अगर होता है कि कोई एक खिलाड़ी जो इसमें नहीं कर पाया उससे परफॉर्म, या जिसकी तरफ से वैसा इंटेंट लगा नहीं, तो वो खिलाड़ी है केएल राहुल। मतलब क्या ही बोले यार, केएल राहुल के बारे में जितना ही बोले उतना कम है। खिलाड़ी तो जब ये इंट्रोड्यूस हुए थे, जब ये आए थे आईपीएल के थ्रू से या फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, तो काफी ज्यादा चर्चे में थे। कहा जा रहा था कि विराट और रोहित के बाद अगले बड़े नाम केएल राहुल ही बन सकते हैं। इतनी क्लास है, टेक्निकल इतना साउंड है, वो सारी चीजें उनकी सही है, बहुत अच्छे वेल मैनर्ड हम्बल डिसिप्लिन इंसान भी है, सब कुछ सही है। बट यार एक होता है ना कि परफॉर्म करना, बड़ी स्टेज में आके मैंने कभी भी नहीं देखा कि केएल राहुल उस तरह खुल के परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आज का ही मैच उठा के देख लेना, ऊपर से आप देखें सारे बैट्समैनों का बॉडी लैंग्वेज, माइंडसेट ऐसा ही था कि नहीं ये मैच जीतना है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ सारे बैटिंग भी कर रहे थे कि ये मैच तो हम लोग ड्रॉ के लिए तो खेल ही नहीं रहे, चाहे न्यूजीलैंड जीते ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्राउड को रिजल्ट चाहिए, सबको रिजल्ट चाहिए। ड्रॉ के लिए खेल नहीं रहे हम लोग, रिजल्ट तो चाहिए। इसी इंटेंट के साथ सारे बल्लेबाजों ने बैटिंग भी किया। बट जब बारी आई केएल राहुल की तो बस वही सेम पुराना समस्या उनके साथ फिर से लगा हुआ रहा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो बॉडी लैंग्वेज दिख ही नहीं रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा, कैच पे कैच छोड़े जा रहे हैं, स्लिप में भी कैच छोड़ रहे हैं, कप्तान भी उनसे नाराज हो रहे हैं। तो ये केएल राहुल के साथ भैया क्या हो जाता समझ में नहीं आता। वर्ल्ड कप का फाइनल उठा के भी देख ले 2023 वाला, हालांकि इंडिया की सिचुएशन अचानक से 2-3 विकेट के बाद थोड़ी सी तो इंडिया फंसी थी, बट विराट और राहुल खेल रहे थे। राहुल ने बनाया 50 रन 100 बॉल खेल के, लेकिन वही अगर थोड़ा सा इंटेंट दिखाते, वही 100 बॉल खेल के अगर 70-80 रन बनाते तो भारत का स्कोर जो 240-42 था फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, वो 270-80 तक जा सकता था। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इंटेंट ही नहीं दिखाया, वो स्लो बैटिंग करते गए। तो ये केएल राहुल के साथ समस्या रहता है। अब आप ही लोग मुझे बताइए, अगले मैच में जब अगर सुमन गिल जिनको की नेक में इंजरी हुई है, अगर वो फिट हो जाते हैं, अगले मैच में अगर वो वापसी करते हैं, तो अगले मैच में कौन ड्रॉप हो सकता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सरफराज खान ने जो जिस तरह से जबरदस्त बैटिंग की है, क्या वो उनका ड्रॉप होना बनता है? लेकिन टीम मैनेजमेंट का पता नहीं कैसा फैसला रहेगा, क्योंकि केएल राहुल को काफी ज्यादा बैकिंग मिलती है। इतना बैकिंग संजू सैमसन, करुण नायर या और भी जो यंगस्टर्स जो हमारे रणजी मैच में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अभिमन्यु ईश्वरन या प्रियांक पंचाल जैसे जो बल्लेबाज है, इनको अगर इतना बैकिंग मिलता तो शायद ये भी अपनी जगह टीम में सीमेंट कर लेते। बट केएल राहुल पिछले 9 साल 10 साल से टीम के साथ लगे हुए हैं, 2015-16 से ही हैं, बट अभी तक ऐसा लगता ही नहीं है। 50 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, लेकिन अभी तक एक भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस या वैसी कोई बैटिंग उनकी तरफ से रही नहीं है। तो ये खिलाड़ी जो क्रूशियल जो नॉकआउट्स होता है ना, इसमें कभी परफॉर्म नहीं कर पाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलिए, हालांकि सब चीज है उनके अंदर, सारा मसाला है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते। शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, वैसे बॉडी लैंग्वेज दिखती ही नहीं है। उनको तो लगना चाहिए ना कि यार मेरे आगे ये बंदा, 2 यंगस्टर्स ऋषभ पंत और सरफराज इसी विकेट पर ऐसा बैटिंग कर रहे हैं,
और रोहित शर्मा विराट भी 50 मार के 50 रन बना के इस विकेट पे ऐसा भी है। तो मेरा भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि यार यहाँ से इतना जब इन्होंने कर दिया तो मैं भी एक 50 60 70 का योगदान दे दूं, और ये लीड कहीं ना कहीं करते कराते अगर 200 तक भी पहुंच जाता तो इंडिया ये मैच हारती तो नहीं ना। हो सकता है अगर 50 जितना भी मैच होता न्यूजीलैंड शायद उस पर 200 रन का टारगेट देख के जीत के लिए नहीं आती, क्योंकि बारिश होने के भी चांसेस है, शायद वो ड्रॉ के लिए भी खेल सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि केएल राहुल की तरफ से तो कोई योगदान आया ही नहीं। और हर बार हम जडेजा और अश्विन से तो ये नहीं उम्मीद कर सकते कि भैया आप ही लोग दोनों बचा दो, बांग्लादेश के खिलाफ भी वो संकट मोचन बन के आए। तो हर मैच में तो ये संभव नहीं है कि यही लोग दोनों हमेशा नीचे से आके आपके लिए मैच बचा के ले जाएंगे। कभी ना कभी केएल राहुल को भी परफॉर्म करना होगा, अदरवाइज उनका जगह नहीं बनता यार। अब आप लोग कमेंट करके बताओ, अगले मैच में अगर सुमन गिल फिट हो जाता है तो बली का बकरा बनेगा कौन? क्या फिर से वो सरफराज को ड्रॉप कर देंगे? इतनी अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद भी अगर सरफराज ड्रॉप हो जाते हैं तो भाई कुछ नहीं कहना है इसके बाद। फिर टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सोचना होगा, कप्तान और कोच गौतम गंभीर दोनों को मिलकर डिसीजन लेना होगा। बैकिंग करो अब, ठीक है, जिसको करना है करो, लेकिन जो हकदार है यार उसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। इतना बैकिंग तो संजू या करुण नायर जो 300 रन बनाया था, बंदा एक ही टेस्ट मैच खेला इसमें 300 रन बनाया, लेकिन आज तक उसको दोबारा फिर कभी मौका ही नहीं मिला। तो केएल राहुल की इतनी बैकिंग यार, तो अगर वो ऐसा परफॉर्मर भी होता ना कि हाँ परफॉर्म कर रहा है, ऋषभ पंत को भी अच्छी खासी बैकिंग मिली, लेकिन बंदा परफॉर्म करता है यार। ऑस्ट्रेलिया में जाके बोलो, सेना कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, हर जगह जाके वो बंदा परफॉर्म करता है। इवन कि इंडिया में भी बांग्लादेश के अगेंस्ट में देख लो शतक, आज का मैच में देख लो, मैच घुमा कर रख दिया। और वो गाबा वाला जो टेस्ट था वो तो छोड़ ही दो, यहाँ से उनका पूरा करियर ही बदल गया। तो जो भी खिलाड़ियों को अगर मौका मिलता है तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हैं, बट केएल राहुल की तरफ से कभी मैंने कोई भी टफ सिचुएशन पे, कोई भी वैसा अगर जहाँ जरूरत थी उनको सबसे ज्यादा, वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलिए, जो भी बोलिए। तो अगला मैच में तो अगर सुमन गिल फिट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से तो यार केएल राहुल को अब ड्रॉप कर देना चाहिए। सरफराज खान को एटलीस्ट ऐसी परफॉर्मेंस के बाद, जो कि हिस्टोरिकल इनिंग्स में ही गिना जाएगा, ये हिस्टोरिकल पारी था यार सरफराज की तरफ से, तो सरफराज का तो ड्रॉप होना बनता ही नहीं है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए तो अगला मैच में केएल राहुल ड्रॉप होंगे या सरफराज खान ड्रॉप होंगे अगर सुमन गिल फिट हो जाते हैं तो अब देखना पड़ेगा कल का दिन कैसा रहता है। कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा ये प्रे कर सकते हैं कि इतनी बारिश हो जाए कि मैच हो ही ना और ये मैच ड्रॉ हो जाए तो भारत के लिए अच्छा रहेगा। और कहीं अगर मैच हो भी जाता है ना 25-30 ओवर, चांसेस ज्यादा तो न्यूजीलैंड का ही रहेगा, लेकिन अगर कुछ करिश्मा कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह, अश्विन, जडेजा और कुलदीप, क्योंकि सिराज का तो कोई अच्छा खासा भी परफॉर्मेंस चल नहीं रहा है पिछले कुछ मैचों से, इनसे बेहतर परफॉर्म तो आकाशदीप कर रहे थे। तो अगर ये बॉलर्स कुछ कर लेते हैं, कुछ चमत्कारी कुछ कर लेते हैं, 15-20 रन के अंदर अगर 3-4 विकेट न्यूजीलैंड का गिर जाए तो मे भी न्यूजीलैंड वैसा फंस सकती है, वैसा पोजीशन में जा सकती है। लेकिन अभी भी अगर हम लोग बात करें, मतलब अगर इस मैच में अगर जेन्युइनली बात करें तो अभी भी न्यूजीलैंड ही अपर हैंड में है, न्यूजीलैंड का चांसेस ज्यादा है, जो कि सच बात है। तो देखना होगा कल का दिन कैसा रहता है। अगर बारिश नहीं होती है तो इंडिया के यहाँ शुरू में आके विकेट चटका सकते हैं, और अगर विकेट नहीं चटकाए तो फिर न्यूजीलैंड ये मैच बहुत आसानी से जीत जाएगा। तो 5th अब देखना होगा। 4th डे तो इंडिया का नाम रहा, सिर्फ केएल राहुल एक्सेप्ट केएल राहुल सबने परफॉर्म किया। अगर केएल राहुल थोड़े से भी कर जाते ना तो ये 4th डे, ये 4 दिन पूरा का पूरा इंडिया का नाम ही रहता, और शायद ये दिन इंडिया ही बैटिंग करके पूरी की पूरी खत्म कर देती, कल न्यूजीलैंड को पूरा दिन दिया जाता और टारगेट भी कहीं ना कहीं उनके सामने 200 रन का या 250 रन का रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब देखना होगा 5th डे क्या होता है, कि बॉलर्स अगर कुछ कमाल कर पाते हैं या न्यूजीलैंड ये मैच ले जाती है या फिर बारिश इंडिया को बचा जाती है। ये 3 ऑप्शन है, तो देखना होगा कौन सा होता है कल। तो इसी तरह क्रिकेट की न्यूज़ के लिए क्रिकेट रिकैप चैनल के साथ जुड़े रहें, और आने वाले मैचेस पे हम और बात करेंगे, उस पर ही बात करेंगे। और इसके बाद फिर साउथ अफ्रीका भी आ रही है T20 सीरीज के लिए, तो उस पर हम लोग आगे आने वाले जितने भी मैचेस होंगे सबको कवर करने की कोशिश करेंगे और सब पे बात करेंगे। तो क्रिकेट रिकैप चैनल के साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक साथ ग्रो करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।